हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपक निषाद। वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग करेंगे सीटेट का पेपर जो है 21 दिसंबर 2021 का। ये प्राइमरी लेवल का पेपर है, जिसमें हम लोग आज मैथ सेक्शन का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। Gitanjali purchased some beads to make a garland. She had some pack of beads which contained 10 beads and some loose beads. Each beads costs 50 paise. On the purchase of one pack of 10 beads, she gets a reduction of rupees 1. She purchased beads such that the total number of beads is the largest two-digit even number. If she got maximum possible discount, how much money she हैज़ पेड टू शॉपकीपर। देखिए, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पहले भी आ चुका है। इसमें क्या कर रही है, गीतांजलि एक माला बना रही है जिसमें वो कुछ मोतियां लेती हैं, जिसमें अगर वो 10-10 की पैक की मोतियां लेती है तो वो उसको 1 रुपये की छूट मिलती है, और ऐसे सिंगल लेगी एक एक पीस करके तो उसको 50 पैसे देने पड़ेंगे पर बीड्स के लिए। अब उस माला में कितनी मोती लगा रही है, 2 डिजिट इवन नंबर। तो देखिए, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा होता है, 99। लेकिन ये तो ऑड है, तो लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा हो जाएगा, 98। अब उसको मोतियां लेनी है तो किस हिसाब से ले कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट मिले। अगर वो 98 मोती सिंगल लेगी 50 पैसे के हिसाब से, तब तो उसको 49 रुपये देने पड़ेंगे। और अगर वो 10-10 के पैक में लेती है, 10 तक के ग्रुप बना के लेती है, तब उसे 1 रुपये की छूट मिलती है। तो 98 में कितने पैक बन जाएंगे, 10 के ग्रुप बनाएगी तो 9 पैकेट बन जाएंगे, और 8 सिंगल बीट्स बच जाएंगी, इनका ग्रुप नहीं बन पाएगा। तो ये 9 पैकेट्स अगर लेगी तो उसको ऐसे 90 मोती होंगे इसमें। अगर 50 पैसे के हिसाब से लेती तो 45 रुपये के पड़ते, लेकिन जब 10 के ग्रुप में लेगी तो 1 रुपये की छूट मिलेगी, तो ये हो जाएगा 9 पैकेट कितने हो जाएंगे, 4 रुपये का पड़ेगा, जिसको 36 रुपये में मिल जाएंगे। और अब ये 8 बीट्स क्या है, 50 पैसे के हिसाब से लेगी, 8 बीट्स को 50 पैसे के हिसाब से लेगी तो 4 रुपये हो जाएंगे। तो टोटल उसको कितना पे करना पड़ेगा, 40 रुपीज़। ये एकदम सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पहले भी आ चुका है। ओके, गॉट इट। इसका आंसर हो जाएगा 40 रुपीज़। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। When a number is divided by 0, the resultant is। जब किसी संख्या को शून्य से विभाजित किया जाता है तो परिणाम क्या होता है। देखिए, कोई भी संख्या है n, उसको अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये 0 नहीं आएगा, वो नंबर भी नहीं आएगा, 1 भी नहीं आएगा। हम इसको डिटरमाइन ही नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। जब किसी भी नंबर को जो हम 0 से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू हम ज्ञात नहीं कर सकते। इसका आंसर 4 हो जाएगा। गॉट इट। ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो हम उसकी वैल्यू जो है रिजल्ट को डिटरमाइन नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, आगे भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय द डिजिट 0, 1, 4, 7 विदाउट रिपीटिंग द डिजिट यूजिंग ऑल देम एट अ टाइम। क्या करना है, अंक 0, 1, 4, 7 को बिना दोहराए यदि एक साथ प्रयोग किया जाए तो सबसे उसमें बनने वाली सबसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे, हमारे पास 4 नंबर है, 0 है, 1 है, 4 है, 7 है। तो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या बनेगा इससे, तो लार्जेस्ट को इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए। पहले 7, 4, फिर 1, फिर 0,
फिर अब स्मॉलेस्ट बनाएंगे। स्मॉलेस्ट कैसे बनेगी? स्मॉलेस्ट को क्या करें, अक्सर लोग करते हैं 0 1 4 7 कर देते हैं, तो ये तो 3 डिजिट हो जाएगा। 1 4 7, 0 की तो आगे कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर पीछे लगा रहता किसी नंबर के तो वैल्यू बढ़ जाती है, आगे रहेगा तो कोई वैल्यू पे वो नहीं पड़ेगा फ़र्क। तो ये तो 3 डिजिट हो जाएगा। तो कैसे बनाएंगे? सेकंड जो लार्जेस्ट डिजिट होती है उसको रखते हैं, जीरो जो भी सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट होती है उससे जो सेकंड बड़ी होती है उसको सबसे पहले आगे रखेंगे, दैट इज 1, फिर 0, फिर 4 7। ये सबसे स्मॉलेस्ट संख्या होगी इन 4 डिजिट से बनने वाली। अब इसका डिफरेंस निकाल देंगे। 10 में से 0 गया 7, ये 1 इसको दे दिया, फिर ये इससे कैरी लेगा, 10 में से 4 गया 6, ये इसको कैरी दे 3 6। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट सही हो जाएगा। गॉट इट? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन अमंग द फॉलोइंग फ्रैक्शन। इसमें हमें लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन का डिफरेंस फाइंड करना है। ये देखिए एकदम रिपीटेड क्वेश्चन है, जो हम लोग ने लास्ट पेपर किया था उसमें भी ये था। तो देखिए 3/4, अब इसको स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट बनाना है तो सबसे पहले इसको क्या कीजिए, डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे 3/4 है तो क्या हो जाएगा, 0.75 होगा। 1/2 0.5, 1/4 0.25, 2/3 0.66, 3/5 0.60 एंड 5/6 कितना हो जाएगा, 6, ये 0.83 हो जाएगा। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, 0.83, और सबसे छोटा 0.25, दैट इज 1/4 एंड 5/6। तो अब इसका डिफरेंस निकालना है, 5/6 माइनस 1/4, एलसीएम ले लेंगे 12, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 3, 10 माइनस 3 दैट इज 7/12। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 7/12। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द प्राइस ऑफ ए फ्रूट पर केजी आर गिवन बिलो। कुछ फ्रूट्स के दाम दी हैं, मैंगो, एप्पल, वाटरमेलन, ग्रेप्स। अब उसका क्या है, स्नेहा बॉट 3 होल 1/2 kg, मतलब 3.5 किलो वाटरमेलन लेती है, 2 kg मैंगो, 1 होल 1/2 kg एप्पल एंड 3/4 kg ऑफ ग्रेप। सी गेव ₹2000 नोट टू द शॉपकीपर, हाउ मच डिड सी गेट बैक। पहले तो इन सभी जो भी फ्रूट्स लिए उनका पहले बिल बनाइए। देखिए पहले क्या लेती है, वाटरमेलन। वाटरमेलन ये पर केजी दाम है तो 22.50, तो ये कितना हो जाएगा, 22.50 को 3 होल 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 22.50 को हम क्या लिख सकते हैं, 45/2, और 3 होल 1/2 को 2 3 जा 6, 7/2, इतना वो लेती है। या फिर हम इसको 22.50 को 3.5 से मल्टीप्लाई कर दें। 5 0 जा 0, 5 5 जा 25 का 2, 5 2 जा 10, 11 12, 5 2 जा 10 11, और 3 0 जा 0, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, ये हो जाएगा 0 5 7 8 7 8.75। तो देखिए वाटरमेलन का कितना दाम आ जाएगा, 78.75। फिर उसके बाद क्या लेती है, 2 kg मैंगो। मैंगो कितने का है, 80 रुपये 60 पैसे का। तो ये हो जाएगा 2 kg, 2 0 जा 0, 2 6 जा 12 का 1,
और 2 8 जा 16। फिर है हाफ kg एप्पल। एप्पल कितने का है? 120.50। 120.50 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 0 जे 0, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 का 1, 5 1 जा 5 60। फिर 0 5 0 2 1, तो 0 5 7 0 8 1, इसका आंसर आ जाएगा 180.75। फिर क्या लेती है? 3/4 kg ऑफ ग्रेप्स। तो ग्रेप्स का कितना हो जाएगा? 110 रुपये 40 पैसे। 3/4 kg मतलब 0.75 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 0 जी 0, 5 4 जा 20 का 2, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। फिर 7 0 जी 0, 7 4 जा 28, 2 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। तो ये जगह 0 0 10 8 12 1, ये हो जाएगा 82.80। तो ये हो जाएगा हमारे पास 10, 7 + 7 14, और ये 8 + 2 10, 24 और 25 का 2 कैरी। 8 + 2 10, 10 + 1 11, 11 + 2 13, और ये 7 + 6, 7 + 6 कितना हो जाएगा? 13, 13 + 8 21, 28 + 8 29 का 2 2 1 1। इसमें कैलकुलेशन हम लोग ने थोड़ी गड़बड़ कर दी है लग रहा है। 35। इसका आंसर जो है, हम लोग ने कैलकुलेशन में थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, लेकिन इसका आंसर जो है सेकंड होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑन द इंडिपेंडेंस डे टीचर कंडक्टेड chalk piece picking competition. The student have to pick as many chalk within a given time. Hina, Leena, Beena, Biju, Miggy were the top 5 students. Hina has more chalk than Miggy. देखिए, अब Hina has more chalk than Miggy, तो मतलब Miggy ऐसे हम लिख सकते हैं, Miggy कैन नॉट कलेक्ट मोर chalk देन दैट ऑफ बीना। अब Miggy जो है बीना से भी कम की है, तो बीना मतलब इसके आगे होगी कहीं, लेकिन अब हीना के आगे होगी कि हीना से आगे भी हो सकती है, पीछे भी हो सकती है, इसको इधर कहीं रख लेते हैं। लीना गॉट लेस चॉक देन बीना बट मोर चॉक देन बीना। लीना बीना से कम पाई है, दैट इज, और लेकिन मीगी से ज़्यादा पाई है, तो ये इधर कहीं होगी। बीजू इज़ द विनर, बीजू जो है सबसे विनर है, बट हीना इज़ नॉट द सेकंड, तो हीना सेकंड नहीं है, तो मतलब ये जो है, ये बीना जो है यहाँ पे आ जाएगी। बीना जो है बीजू से ज़्यादा, सॉरी, बीजू बीना से ज़्यादा, बीना हीना से ज़्यादा, हीना लीना से ज़्यादा, और लीना मिगी से ज़्यादा, तो सेकंड नंबर पे हु इज़ गॉट द सेकंड? बीना। ओके, यहाँ पे बीना आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मैनी डेसिमल नंबर आर देयर बिटवीन 0.50 एंड 0.70?
50 एंड 70 के बीच में कितने नंबर हैं, कितने नंबर होते हैं? तो डेसिमल नंबर पूछा है तो इनफाइनाइट होते हैं। कितने नंबर होते हैं? इनफाइनाइट। दो नंबरों के बीच में हम कितने भी नंबर निकाल सकते हैं। ये भी एक यूनिवर्सल फैक्ट ही है कि दो डेसिमल के बीच में या दो रेशनल नंबर के बीच में हम इनफाइनाइट रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉर ए राइट एंगल ट्राइंगल ABC रीड द फॉलोइंग statement. In a triangle, angle B is 90 degree and its area as same as the rectangle having a side 6/4. पहला क्या कह रहा है? एक रेक्टेंगल है, मान लीजिए AB और C 90 डिग्री है। इट्स एरिया, उसका एरिया क्या है? एक रेक्टेंगल के बराबर है। हैविंग साइड 6/4, तो रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा? 6/4 24। ट्रायंगल का एरिया भी कितना है? 24 है। तो एंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइपोटेनियस बेस इज 6 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेनियस एंड परपेंडिकुलर इज 3 सेंटीमीटर। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर मेजरिंग द हाइपोटेनियस ऑफ ट्रायंगल। तो हमें हाइपोटेनियस निकालना है। ये हाइपोटेनियस ये होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है। इसे हम हिंदी में आधार कहते हैं, इसे लंब और इसे कर्ण। तो क्या कह रहा है? द डिफरेंस बिटवीन हाइपोटेनियस एंड बेस, मतलब हाइपोटेनियस माइनस बेस का डिफरेंस कितना है? 6। और हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का डिफरेंस है 3 सेंटीमीटर। तो हमें ये हाइपोटेनियस निकालना है। तो देखिए यहाँ से हम रिलेशन निकाल लेंगे, b की वैल्यू निकाल सकते हैं h-6 करके, और परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल सकते हैं h-3 = p। और फिर इसको हम पाइथागोरस थ्योरम होता है p² + b² = h², इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें हाइपोटेनियस मिल जाएगा। डाटा इन ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। इससे तो हाइपोटेनियस नहीं निकल पाएगा। डाटा इन ओनली स्टेटमेंट सेकंड इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। हाँ, ये जो है इससे हम आसानी से निकाल सकते हैं। जो सेकंड स्टेटमेंट दे रखा है इससे हम आसानी से हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑल सरफेस ऑफ ए सॉलिड शेप्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, दिस शेप कैन नॉट बी अ। एक ठोस आकृति जिसकी सभी सतहें एक समान हैं, तो वह आकृति नहीं हो सकती। देखिए सभी सतहें, सभी फेसेस क्या बता रहे हैं? एक जैसी हैं, एक जैसी दिख रही हैं, तो उसमें कौन सी आकृति नहीं हो सकती? देखिए क्यूब, क्यूब में सारे फेसेस इक्वल होते हैं। टेट्राहेड्रॉन 4 साइड, इसमें भी होगा। ट्रायंगुलर प्रिज्म इसमें नहीं होगा, क्योंकि प्रिज्म का बेस रेक्टेंगुलर हो सकता है और वो ऊपर से ट्रायंगल जैसा दिखता है, तो इसके जो फेसेस इक्वल नहीं होंगे। ऑक्टाहेड्रन 8 साइडों वाला, इसके फेसेस इक्वल हो सकते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा, इसमें आकृति नहीं हो सकती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3rd। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज 208 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स पेरीमीटर इज 58 मीटर। व्हाट विल बी द लेंथ एंड ब्रेथ। देखिए एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसका एरिया दे रखा है, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ 208 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर क्या होता है आयत का? 2l + b = 58, दैट इज l + b के वैल्यू निकालेंगे तो 58/2 कर देंगे, 29 आ जाएगा। l + b 29 है और l × b 208 है। तो हम यहाँ ऑप्शन से देख लीजिए कि l + b किसका किसका योग 29 हो रहा है, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 208 आएगा। देखिए 14 + 14 तो 28 होता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। 16 + 13 29 होता है। अब क्या देखते हैं कि आएगा कि नहीं। तो हम यहाँ 208 में देखिए यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? 8, तो क्या 6 × 3 = 18। हाँ, ये आंसर
हो सकता है। 15 प्लस 14 भी 29 होता है, लेकिन 5 4 जा करेंगे तो लास्ट में यूनिट डिजिट आएगा 0, 20 होगा ना, तो 0 होगा, तो ये हो ही नहीं सकता। और 13 और 16, अब इन दोनों में कौन होगा, तो देखिए लेंथ पहले पूछा है व्हाट इज लेंथ, तो लेंथ हम उसी को कहते हैं जो सबसे लॉन्ग साइड होती है, तो हमारा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टू wall clock hanging at New Delhi metro station are set correctly at 21 hour on Sunday. Both the wall clock gain 3 minutes 5 minutes respectively in an hour. What time will the second wall clock register if the first wall clock, which gains 3 minutes in an hour, so the time 6:27 hour on Wednesday? देखिए कह रहा है कि एक दिल्ली मेट्रो स्टेशन पे जो है 2 वॉल क्लॉक लगी हैं, ठीक है, और 21 बजे दोनों को सेट किया गया। अब वो एक क्लॉक हर घंटे 3 मिनट आगे बढ़ जाती है और दूसरी क्लॉक हर घंटे 5 मिनट आगे बढ़ जाती है। अब फर्स्ट क्लॉक जो सुबह 6:27 दिखा रही है, तो दूसरी वाली क्लॉक में कितना टाइम हो रहा होगा, तो देखिए मंगलवार को 21 बजे मतलब रात के 9 बजे लगी है, और सुबह वेडनेसडे को 6 बजे जो है 6:27 दिखा रही है वेडनेसडे को। तो रात के 9 बजे से सुबह के 6 बजे तक कितना गैप हो गया, 9 10 11 12, 3 घंटे इधर और 12 से 6 घंटे, दैट इज 9 घंटे। अब 9 घंटे में पहली क्लॉक 3 मिनट के हर घंटे 3 मिनट गेन करती है, तो 9 घंटे में 27 मिनट गेन करेगी, और वो दिखा रही है 6:27 दिखा रही है 27 मिनट गेन करके, तो एक्चुअल टाइम कितना हो रहा है, 6 बज रहा होगा। तो दूसरी क्लॉक 9 घंटे में कितना गेन करेगी, तो हर घंटे 5 मिनट कर रही है, तो 9 घंटे में 45 मिनट गेन कर लेगी। तो अब 6 बज रहा है सही मायने में, तो वो क्या शो करेगी, 6:45 6:45 आवर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द ऑटो रिक्शा फेयर रेट इन अ सिटी इज एज फॉलोज। मिनिमम चार्जेस 25 अप टू 1.5 किलोमीटर एंड फॉर मोर देन 1.5 किलोमीटर रुपीज़ 9.5 पर किलोमीटर। देखिए ये एक ऑटो रिक्शा है जिसमें पहले 1.5 किलोमीटर के लिए क्या होता है 25 रुपये लेता है, और फिर 1.5 किलोमीटर के बाद जो सफ़र करेंगे उसका रेट क्या होगा 9.5 रुपये पर किलोमीटर। तो इन्होंने रिक्शा किया ऑटो रिक्शा, उसमें 7.5 किलोमीटर ट्रेवल किए। तो हाउ मच मनी डज ही हैव टू पे आफ्टर कंप्लीटिंग द जर्नी। तो देखिए 7.5 किलोमीटर में पहले तो 1.5 किलोमीटर निकाल दीजिए, 1.5 किलोमीटर के लिए 25 रुपये तो देने ही पड़ेंगे। अब 7.5 में से 1.5 किलोमीटर निकल गए तो 6 किलोमीटर बचे, उसका किस हिसाब से देना पड़ेगा 9.5 के हिसाब से। तो कर लेंगे 6 5 जा 30 का 3, 6 9 जा 54 और 57 रुपये देने पड़ेंगे और 25 रुपये पहले के। तो क्या हो जाएगा 7 + 5 12 और 1 5 + 2 7 82 रुपये। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। ओके, कितना ऑप्शन हो जाएगा हमारा फर्स्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइडेंटिफाई द नेक्स्ट नंबर 2 3 4 6 6 9 8 12 10। तो देखिए एक रीजनिंग की तरह क्वेश्चन है, ये 2 + 4 4 + 6 6 + 8 8 + 10 हो रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है, ये दूसरा 3 + 6 6 + 9 3 3
ऐड हो रहा है, 9 + 12, तो यहाँ 12 + 3 कितना हो जाएगा 15। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा 15। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द हाइट ऑफ ए स्टूडेंट इन अ क्लास आर गिवन बिलो 128 सेंटीमीटर, 124, ये कुछ 9 स्टूडेंट की हाइट दे रखी है। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मीडियन प्लस मोड, मीडियन माइनस मोड। तो देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। अब मीडियन और मोड क्या होता है? मीडियन क्या होती है माध्यिका, और मोड क्या होता है बहुलक। बहुलक क्या होता है? जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो, जो नंबर बार बार आए, जो सबसे ज़्यादा टाइम्स आए, वो मोड होता है। माध्यिका निकालने के लिए पहले हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे छोटा नंबर 124, और 124 कितनी बार है 124, 124 3 बार है 124, 124, 124। उसके बाद कौन सा नंबर है 126 है, ठीक। फिर उसके बाद क्या है 128 और 128। फिर उसके बाद 130, 130 भी 2 बार है। फिर 131, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए। तो देखिए मीडियन माध्यिका निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, हमें देखना पड़ता है टर्म्स कितने हैं। तो यहाँ पे n है 9। अब सम अगर टर्म्स होते, इवन टर्म्स हो, नंबर ऑफ टर्म्स होते, तो उसके लिए दूसरा फॉर्मूला होता। अगर ऑड, यहाँ पे ऑड है, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा n+1/2 टर्म, मतलब 9 + 1 10/2, दैट इज 5th टर्म। 5th टर्म कौन सा होगा 1 2 3 4 5, दैट इज 128 हो जाएगा। और बहुलक क्या होगा मीन, मीन क्या है 124। तो अब हमसे पूछा था मीडियन प्लस मोड एंड मीडियन माइनस मोड, तो हम यहाँ लग देंगे 128 + 124, 128 - 124। तो यहाँ डिनोमिनेटर में तो 4 आ जाएगा, 8+ और न्यूमरेटर में 8 + 4 12 का 1, 2 2 + 4 5 और 1 + 1 252। कट कर देंगे, 4 6 = 24, 4 3 = 12। तो हमारा जो आंसर क्या हो जाएगा 3rd ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A 120 centimeter long wire is formed into a rectangular whose length is 2 centimeter more than its breadth. What will be the area of rectangle? कह रहा है एक 120 सेंटीमीटर लंबे तार से एक आयत का रूप दिया गया जिसकी लंबाई क्या है, उसकी चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है। तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, लेंथ जो है चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है, मतलब ये लेंथ b+2 के बराबर हो गया। अब जो पेरीमीटर होगा आयत का वो इस तार की लंबाई के बराबर होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है 2l + b = 120 सेंटीमीटर। l + b कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। अब l की वैल्यू हमने क्या निकाली है b+2, और ये ब्रेथ ये हो गया 60, ये हो जाएगा 2b + 2 = 60। 2b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 - 2, दैट इज 58, और b की वैल्यू आ जाएगी 29। तो अगर b की वैल्यू 29 आ गई तो l की वैल्यू हो जाएगी कितनी 31, क्योंकि 2 ही तो ज़्यादा है। अब एरिया निकालना है तो l × b, दैट इज 29 × 31। तो अब 9 1 जा 9, लास्ट में यूनिट डिजिट तो 9 आएगा। तो यहाँ पे ऐसा कोई है, देखिए यहाँ पे 9 आ रहा है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तो ये तीनों नहीं होंगे। हमारा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। हम यूनिट डिजिट से भी निकाल सकते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप उससे पूछ सकते हैं।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाइल टीचिंग इन क्लास फर्स्ट मैथमेटिक क्लासरूम राधा इंट्रोड्यूस अ कॉन्सेप्ट बाय शेयरिंग द फॉलोइंग context with the student. There were 4 children in the car. Then one child got out. Now there are 3 children in the car. Which of the following statement is correct with respect to the above context? देखिए यहाँ से जो है पेडागॉजी शुरू हो गई, जो है मैथमेटिकल पेडागॉजी, गणित की शिक्षण विधियाँ जो है ये इसमें ज़्यादातर आएंगी। कह रहा है क्वेश्चन में, कक्षा 1 गणित में कक्षा में पढ़ाते समय राधा ने बच्चों को निम्नलिखित संदर्भ द्वारा एक अवधारणा का परिचय दिया। कार में 4 बच्चे थे, फिर एक बच्चा बाहर निकला, अब कार में 3 बच्चे हैं। उपयुक्त संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? तो देखिए इसमें क्या सही होगा, चिल्ड्रन विल डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एडिशन। इसमें क्या ऐड हो रहे हैं, तो एडिशन की तो बात ही नहीं है, यहाँ पे एडिशन तो हो ही नहीं रहा है, तो ये तो गलत ही हो जाएगा। एडिशन एज आर्गुमेंटेशन, ये तो एकदम ही नहीं। एडिशन की जब कोई बात ही नहीं है, जोड़ तो है नहीं रहे, कम हो रहे हैं ना, तो यहाँ तो एडिशन वाला कुछ होगा ही नहीं। चिल्ड्रन विल डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्ट्रैक्शन एज रिडक्शन एंड चिल्ड्रन विल रिलेट आर्गुमेंटेशन एंड रिडक्शन एज इनवर्स ऑपरेशन। अब देखिए सब्ट्रैक्शन के लिए 2 बातें कही गई हैं, हिंदी में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। बच्चों में न्यूनन के रूप में घटाव की समझ विकसित होगी, बच्चे संवर्धन और न्यूनीकरण के व्युत्क्रम सक्रिया के रूप में जोड़ेंगे। देखिए यहाँ भी इन्वर्स और के बारे में ऐसी कुछ बात नहीं की, और वो भी प्राइमरी फर्स्ट क्लास में पढ़ा रही है राधा, तो यहाँ सिर्फ एक, वो भी एक बच्चा कम हुआ है, तो वो बच्चे क्या होंगे, चिल्ड्रन डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्ट्रैक्शन, वो जो है घटाव की समझ को विकसित करेंगे, वो भी न्यून मतलब कम हो रहे हैं तो वो समझेंगे कि घटाव हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉर्मेटिव असेसमेंट इन मैथमेटिक एट प्राइमरी स्टेज, प्राथमिक स्तर पर गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में शामिल है। देखिए रचनात्मक मूल्यांकन में क्या शामिल है, फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है मिड टर्म में होता है, पूरे होल क्लास में होता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉमन एरर इन मैथमेटिक्स, कॉमन एरर इन मैथमेटिक्स का आइडेंटिफिकेशन होता है, गणित में सामान्य त्रुटियों की पहचान, बात सही है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैप्स इन मैथमेटिक्स लर्निंग एंड इम्प्रूविंग पेडागॉजी, गणित अधिगम में कमियों पहचाना और शिक्षण शास्त्र में सुधार करना, ये भी होता है। ग्रेडिंग एंड रैंकिंग द स्टूडेंट, क्या ग्रेडिंग और रैंकिंग होती है? एंड कार्य विधि ज्ञान को जांचना, टेस्टिंग प्रोसीजरल नॉलेज। तो इसमें से पूछा है फॉर्मेटिव असेसमेंट इन मैथमेटिक एट प्राइमरी स्टेज इंक्लूड, इसमें जो सबसे सही ऑप्शन क्या है, सेकंड ऑप्शन है। आइडेंटिफिकेशन जो हम मिड टर्म में बच्चों का टेस्ट लेते हैं उसमें क्या होते हैं गैप्स, उनमें क्या कमी आ रही है, तो ये पहचानने पे हमें ज़्यादा जोर दिया जाता है। बाकी ये सब तो जो सारी चीज़ें समेटिव असेसमेंट में भी हो सकती हैं। ओके, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, निम्न में से कौन सा गणित पढ़ाने के लिए निगमन विधि का लक्षण नहीं है। देखिए 2 विधि होती हैं, इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड में क्या होता है, पहले बच्चों को खुद एक्सप्लोर करने के लिए हम चीज़ें दे जाते हैं, और डिडक्टिव मेथड में क्या होता है कि पहले ही फॉर्मूला बता दिया जाता है कि इसको याद कर लो, फिर उसके बेस पे हम क्वेश्चन कराते हैं, उनको प्रैक्टिस कराते हैं। और इंडक्टिव मेथड में हम उन्हें खुद एक्सप्लोर करने के लिए देते हैं कि वो खुद रियलाइज़ करें कि फॉर्मूला कैसे बन रहा है, कॉन्सेप्ट कैसे आ रहा है। तो हमसे पूछा है कि नॉट फीचर, कौन सा फीचर नहीं है। दिस मेथड सेव टाइम एंड एनर्जी बोथ फॉर स्टूडेंट एंड टीचर्स,
देखिए दिस मेथड, अगर वो तुरंत कह देगा टीचर की फॉर्मूला बता दो, फॉर्मूला याद कर लेना आज और कल जो है हम क्वेश्चन करा देंगे, तो टाइम तो बचता है, ठीक है। इट एनकरेज मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट एंड फॉर्मूला, हाँ इसमें रटने की विधि बढ़ जाती है। इन दिस मेथड लर्नर प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू पार्टिकुलेट, इस विधि में अधिगमकर्ता सामान्य से विशेष की ओर अग्रसर करते हैं, ये भी बात सही है। दिस मेथड हेल्प द लर्नर टू डिस्कवर लॉ, फॉर्मूले एंड जनरलाइज, ये देखिए ये जो है फोर्थ ऑप्शन ये नहीं होता है, ये किसका मेथड है, इंडक्टिव मेथड का फीचर है, इसमें बच्चे स्वयं नहीं खोज पाते। इस विधि में अधिगमकर्ता नियमों सूत्रों को खोजता है, उनका सामान्यीकरण करता है, तो ये जो है निगमन विधि का फीचर नहीं है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैथमेटिकल इज हायरार्किकल इन नेचर एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉजिकली स्ट्रक्चर एंड कनेक्टेड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मोस्ट अप्रोप्रिएटली एक्सप्लेन दिस। गणित की पदानुक्रम प्रकृति है, यह अवधारणाएं तर्कसंगत, संरचित और संबंधित है, निम्न कथनों में से कौन सा इसकी व्याख्या के लिए अत्यंत उपयुक्त है। देखिए इसमें पूछा है अत्यंत उपयुक्त, मतलब इसमें सही ऑप्शन तो आपको सारे सही लगेंगे, लेकिन सबसे बेस्ट कौन सा ऑप्शन होगा। मल्टीप्लिकेशन फॉलो बिल्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन, जो है योग की अवधारणा का निर्माण के बाद गुणन आता है। हाँ, बार बार जोड़ने की प्रक्रिया को तो गुणन कहते हैं हम, गुणा करना, बात तो सही है। दूसरा ऑप्शन है एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर डिस्टिंक्ट कॉन्सेप्ट, क्या एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो है अलग अलग हैं, ये तो नहीं है। सी क्या है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट शुड ओनली बी असेस्ड थ्रू समेटिव असेसमेंट, गणितीय अवधारणा का मूल्यांकन केवल योगात्मक मूल्यांकन से होना चाहिए, नहीं। नंबर सेंस नीड टू डेवलप बिफोर द कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, संख्याओं की समझ जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन, योग और घटाव से पहले विकसित हो जानी चाहिए, बात तो सही है। तो हमारे पास ए और डी ऑप्शन सही लग रहे हैं, तो इसमें ऑप्शन में ये जो है सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सबसे उपयुक्त। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द पार्टिसिपेशन ऑफ फीमेल स्टूडेंट इन हायर मैथमेटिक्स क्लासेस इज लेस देन द मेल स्टूडेंट, इट मे बी बिकॉज, उच्च गणित की कक्षाओं में छात्राओं की भागीदारी छात्रों की तुलना में कम है। इसका कारण यह हो सकता है, इसका कारण क्या हो सकता है कि छात्राओं की जो है जनसंख्या मतलब संख्या कम होती है छात्रों के तुलना में। मेल स्टूडेंट आर बेटर एट मैथमेटिक्स एज कंपेयर टू फीमेल स्टूडेंट, सिर्फ मेल स्टूडेंट अच्छे होते हैं मैथमेटिक्स में, ये बात तो नहीं कह सकते। मैथमेटिक्स इज़ वेरी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट एंड फीमेल स्टूडेंट डू नॉट हैव एन एप्टीट्यूड फॉर स्टडिंग मैथमेटिक्स, गणित एक बहुत ही कठिन विषय है, छात्राओं के पास गणित पढ़ने का रुझान नहीं होता। अब इसमें कंफ्यूजन है सेकंड में। थर्ड है सोसाइटियल एंड टीचर एक्सपेक्टेशन आर जेंडर्ड, सामाजिक और शिक्षकों की अपेक्षाएं जेंडर पर आधारित होती हैं, ये बात तो सही है। जैसे लड़कियां होती हैं, लड़कियों के लिए कहते हैं आप बायो ले लीजिए या टीचर बन जाइए, डिफेंस फील्ड में मत जाइए, तो और लड़कों के कि आप इंजीनियर बनिए, एयरफोर्स में जाने के लिए मैथमेटिक्स काम आएगी, तो ये जेंडर बायस तो होता है। तो हमारा जो इसमें आंसर हो जाएगा, सीटेट ने जो आंसर माना है वो है थर्ड, ओनली सी। हमारे जो सेकंड ऑप्शन है ए और बी दोनों गलत है। मैथमेटिकल इज वेरी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स जो है बहुत कठिन है और ये सिर्फ लड़कों के लिए नहीं है, ये बात गलत है। ओके, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज आर नॉट हेल्पफुल इन डायग्नोसिंग स्पेसिफिक नेचर ऑफ द लर्निंग डिफिकल्टी। जो है निम्नलिखित में से कौन से उपकरण अधिगम की कठिनाई की विशिष्ट प्रकृति के निदान में सहायक नहीं है। देखिए इस तरह के आजकल के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं जिसमें नहीं करके पूछा जाता है, तो इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। इसमें से क्या डिफ़िकल्टी को दूर करने के लिए सहायक नहीं होगा। क्लासरूम ऑब्जर्वेशन, क्लासरूम में ऑब्जर्व करना टीचर, ये तो कर सकता है। एनालिसिस ऑफ ओरल रिस्पॉन्सेस, ओरल रिस्पॉन्सेस करेगा कि बच्चा से जब हम बोल रहा है तो उससे ओरली रिस्पॉन्स दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है, तो ये भी जानने में मदद तो करेगा। रिटन वर्क ऑफ द स्टूडेंट, ये भी मदद करेगा। कम्युलेटिव एंड एंसीटोटल रिकॉर्ड, एंसीटोटल रिकॉर्ड क्या होते हैं, जैसे पुराने जो है रिजल्ट रिपोर्ट कार्ड जिसमें सब कुछ बच्चे के बारे में रहता है, तो ये भी मदद करेगा। एप्टीट्यूड टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है, योग्यता परीक्षण। योग्यता परीक्षण जो है निदान जो है बच्चे की कमी पाने ने, एप्टीट्यूड टेस्ट तो जो है एडमिशन के समय होता है, जैसे योग्य हैं कि नहीं है, योग्यता परीक्षण, तो ये किसी की कमी जानने में मदद नहीं करता है, ये बस सिर्फ पास है या फेल है ये बस बताता है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे ई हो जाएगा। ई जो है विशिष्ट प्रकृति के निदान में सहायक नहीं होगा, बाकी सब जो है क्या होंगे, सहायक होंगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टू सॉल्व 34 इंटू 6 स्टूडेंट यूजेस द फॉलोइंग मेथड। 34 इंटू 6 को करने के लिए लड़के ने क्या किया, 30 प्लस 4 इंटू 6, 30 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 6, फिर ऐसे करके ऐड कर दिया। फॉर द अवर मेथड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इस मेथड के लिए क्या सही है। द स्टूडेंट हैज़ कॉन्सेप्चुअल नॉलेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड एबल टू कम्युनिकेट इट थ्रू अ डीकम्पोजिशन मेथड। क्या है इसमें, देखिए ये बच्चे ने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा रखी है ना यहाँ पे, तो उसको बच्चे को मल्टीप्लिकेशन की कॉन्सेप्चुअल नॉलेज तो है, ये बात तो सही है। इट इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड एल्गोरिथम, ये स्टैंडर्ड नहीं है, तो ये क्यों नहीं स्टैंडर्ड है, ये तो पढ़ाया जाता है। द स्टूडेंट डज नॉट हैव कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, नॉलेज उसको है नहीं कॉन्सेप्चुअल, ये भी बात गलत है। इट्स अ हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं है ये, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट सही हो जाएगा। विद्यार्थी को गुणन का अवधारणात्मक ज्ञान है, वह इसे अपघटन की प्रणाली से संचालित करने में सक्षम है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल आर एसोसिएटेड विद टीचिंग ऑफ शेप्स स्पेस एंड मेजर इन मैथमेटिक्स। शेप्स स्पेस और मेजरमेंट के बारे में पढ़ाने के लिए कौन सी स्किल्स अच्छी हैं। डिस्कवरिंग सिमेट्रीज एंड एक्वायरिंग अ सेंस ऑफ एस्थेटिक, मतलब समितियाँ खोजना और सौंदर्य शास्त्र भाव के प्राप्त करना, अपने आसपास की चीज़ों को देखना, शेप्स को देखना, क्या किस तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं, फिर उनकी सिमेट्री पहचानना, तो ये तो अच्छी बात है। क्वांटाइजेशन दैट इज एसोसिएटिंग नंबर विथ कॉन्सेप्ट ऑफ लाइक एरिया एंड पेरीमीटर। सांख्यिकरण, अंकगणित यानी अंकों की अवधारणा जैसे क्षेत्रफल, परिमाप आदि से जोड़ना, ये भी है सही है। प्रोमोटिंग अर्ली न्यूमरेसी अमंग द लर्नर, प्रमोटिंग अर्ली न्यूमरेसी अमंग लर्नर, शिक्षार्थियों को प्रारंभिक अंकगणित को बढ़ावा देना। जो है अंकगणित का यहाँ क्या अंक, भाई जब शेप्स स्पेस और मेजर्स के बारे में, तो वो पहले अंकगणित को तो उसके बारे में जानकारी होगी। यहाँ पूछा है स्किल्स इन सब के लिए, तो ये तो सही नहीं है। इंटीग्रेटिंग मैथमेटिक्स विथ ओनली साइंस, ये भी बात सही नहीं है, तो हमारे पास ए और बी सही है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, सबसे बेस्ट स्किल वो है।
सिमेट्री को पहचानना, पेरीमीटर, एरिया, क्षेत्रफल, ये सब के बारे में बताना। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फ्रेज मैथमेटिक लर्न बिगेन एट होम मीन्स, सूक्ति गणित अधिगम का प्रारंभ घर से होता है, ये इसका क्या अर्थ है? पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टीचिंग मैथमेटिक टू देयर चिल्ड्रन। पेरेंट्स क्या रिस्पॉन्सिबल हैं? पेरेंट्स तो बहुत हद तक ही, क्योंकि प्राइमरी जो स्कूल होता है, जो प्राइमरी नॉलेज होती है वो कहाँ से मिलती है हमें? पहले फैमिली से ही मिलता है। जब तक बच्चा 3 या 3.5 4 साल का नहीं हो जाता है तब तक वो स्कूल, उससे पहले तो वो घर पे ही सारी चीज़ें सीखता है। प्लेंटी ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज आर अवेलेबल एट होम एंड इट इज़ इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज्ड इफेक्टिवली फॉर लर्निंग मैथमेटिक्स। घर और वातावरण में प्रचुरता में संसाधन उपलब्ध होते हैं जिनका उपयोग गणित के अधिगम को प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। ये भी बात सही है। होमवर्क इज एन इम्पॉर्टेंट ऑफ लर्निंग मैथमेटिक्स। क्या सिर्फ होमवर्क जिसको दिया जाएगा सिर्फ वही मैथमेटिक्स सीखेगा? तो ये बात गलत है। होम ट्यूटर कैन हेल्प लर्नर टू एनहेंस मैथमेटिक स्किल। होम ट्यूटर का कोई वो नहीं है। हमसे पूछ रखा है कि गणित अधिगम का प्रारंभ घर से होता है, तो इन संबंध में हमें बताना है। तो सब यहाँ पे देखिए, फर्स्ट ऑप्शन भी सही है और सेकंड ऑप्शन भी सही है, लेकिन जो सबसे बेस्ट आंसर होगा वो होगा 2। ये जो सेकंड ऑप्शन है ये फर्स्ट ऑप्शन को ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है, तो हमारा आंसर यहाँ पे 2 हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। When asked to solve word problem, children often comment, "If you tell me which operation to use, I will solve it. What are the possible reason for such a response?" जब बच्चों को शाब्दिक प्रश्न हल करने के लिए दिया जाता है तो वो बहुधा ये टिप्पणी करते हैं, यदि आप मुझको बताओगे कि कौन सी संक्रिया करनी है तो मैं हल कर लूँगा। इस प्रकार के उत्तर का क्या कारण हो सकता है? जैसे वर्ड प्रॉब्लम बताया गया जिसमें स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उसको बताया गया, तो बच्चे कहते हैं कि अगर आप ये बता दें कि मुझे कौन सा ऑपरेशन करना है, मतलब कौन मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है कि ऐड करना है कि सब्ट्रैक्शन करना है, कुछ और करना है, उसमें अगर आप ये बता देंगे तो हम कर लेंगे। तो इसका मतलब क्या है? चिल्ड्रन डू नॉट लाइक वर्ड प्रॉब्लम एंड सीक एक्सक्यूजेस। क्या इससे ये होता है कि चिल्ड्रन वर्ड प्रॉब्लम को लाइक नहीं करते? अगर लाइक नहीं करते तो वो आगे भी क्यों करते? वो कोई और बहाना बना देते, सीधा बोल देते कि नहीं करना है। तो ऐसे इससे ये तो नहीं पता चल रहा कि बच्चे वर्ड प्रॉब्लम को पसंद ही नहीं करते। दूसरा ऑप्शन है चिल्ड्रन हैव फोबिया टूवर्ड वर्ड प्रॉब्लम। चिल्ड्रन, बच्चों को एकदम डर लगता है, फोबिया है वर्ड प्रॉब्लम को लेके। ये भी बात गलत है। चिल्ड्रन लैक कॉम्प्रिहेंशन स्किल। कॉम्प्रिहेंशन स्किल मतलब शाब्दिक जो है इसमें कमी है, मतलब उसको समझने में दिखाते हैं। बच्चों को परिज्ञान कौशल की कमी होती है, स्टेटमेंट को पढ़ के समझ नहीं पाते हैं, ये बात हम कह सकते हैं। चिल्ड्रन आर लेजी। लेजी नहीं है यहाँ पे, ऐसा कोई बात नहीं कही है। उनको अगर ये बता दिया है क्या करना है तो वो कर लेंगे, तो इस बात से तो ये नहीं है कि लेजी हैं वो। यहाँ पे क्या है, उनको शाब्दिक जो है उनका शब्द भंडार में हो सकता है कमी हो, उनको पढ़ के समझने में दिक्कत हो सकती है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3rd सही हो जाएगा। ओके, कॉम्प्रिहेंसिव स्किल को उनको डेवलप करना है हमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉर टीचिंग रेगुलर ज्योमेट्रिक शेप इन अ प्राइमरी क्लासरूम, अ मैथमेटिक टीचर डिवाइड सर्टेन ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी, दे आर अरेंज्ड इन अ रैंडम सीक्वेंस। ज्योमेट्री पढ़ाने के लिए प्राइमरी क्लासरूम में टीचर ने कुछ ऑर्डर, एक्टिविटी के कुछ ऑर्डर वो बनाए हैं, तो उनको अरेंज करना है। तो देखिए इसका आंसर जो है 2 माना है सीटेट ने। CBAD। सी क्या है? स्टूडेंट आर गिवन कट आउट्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड आर आस्क्ड टू रिकॉग्नाइज सिमिलर लुकिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम देयर सराउंडिंग। टीचर्स को उनको
मतलब दफ्ती के गत्ते के कटे हुए शेप्स दे देता है और कहता है कि आसपास की चीज़ें और कौन सी उनसे मिलती हैं, सिमिलर है। फिर उसके बाद बी, स्टूडेंट हैविंग 2D शेप्स ऑफ ऑब्जेक्ट इन देयर सराउंडिंग, स्टूडेंट ड्राइंग करते हैं 2D शेप्स की। फिर ए, स्टूडेंट एक्सप्लोरिंग द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिफरेंट शेप्स के उनके कैरेक्टर को समझते हैं। और डी, स्टूडेंट आर एबल टू क्लासीफाई द शेप, लास्ट में जो है स्टूडेंट सक्षम हो जाते हैं कि कौन सा शेप का क्या नाम होगा, उनकी क्या प्रॉपर्टी होगी। तो इसका आंसर सेकंड सही है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉर टीचिंग एडिशन ऑफ नंबर टू क्लास सेकेंड स्टूडेंट, a teacher has organized an activity using colored beads. This activity will help to develop among students the following. कक्षा 2 में छात्रों को संख्याओं का योग पढ़ाने के लिए, एडिशन पढ़ाने के लिए अध्यापक ने एक क्रियाकलाप का आयोजन किया जिसमें उसने रंगीन मोतियों का प्रयोग किया। क्रियाकलाप छात्रों के निम्न में से किसका विकास करने में सहायक होगा? इससे क्या सहायक होगा? पहला है अनुमान, एस्टिमेशन। तो इसमें अनुमान क्या लगाएंगे? वो कोई हम डेसिमल तो पढ़ नहीं रहे हैं कि जो हमें अनुमान लगा रहे हैं। प्राइमरी लेवल पे अभी हम उन्होंने संख्या पढ़ी है, न्यूमरल नॉलेज है, अब उन्हें हम एडिशन पढ़ा रहे हैं, तो इससे एस्टिमेशन का तो कोई वो कॉन्सेप्ट नहीं है। फिर सेकंड ऑप्शन है विजुअलाइजेशन, मानस दर्शन, दृश्यीकरण, मतलब वो देख के समझेंगे, कलर्स को पहचानेंगे, बीट्स को समझेंगे, उनके शेप को समझेंगे, तो विजुअलाइजेशन। रिप्रेजेंटेशन, निरूपण, प्रदर्शन करना, उनको जोड़ करके देखेंगे, तो बी और सी जो है सही ऑप्शन हो जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? थर्ड। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉर ए सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम 83 - 56 अ फ्यू स्टूडेंट हैव गिवन आंसर एज 33। व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी टू एड्रेस द स्टूडेंट एरर? देखिए बच्चे ने क्या 83 - 56 को 30 मतलब 3 में से 6 माइनस करके 3 लिख दिया और 8 में से 5 माइनस करके भी 3 कर दिया। तो सबसे अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी, मोस्ट अप्रोप्रिएट पूछा है, तो सबसे उचित क्या होगा? प्रोवाइड सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस, आप उन्हें और ज़्यादा क्वेश्चन देंगे इसी तरह के, उससे क्या होगा? अगर मान लीजिए उसको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो फिर से वही गलती करेगा। आस्क स्टूडेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम वंस अगेन, आप उसको कहेंगे कि फिर से एक बार सॉल्व करो, कह तो सकते हैं, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट ही उसका जो है क्लियर नहीं है तो फिर से वो गलती करे। मान लीजिए एक बार उसके दिमाग में कोई गलत कॉन्सेप्ट आ गया है तो फिर से वही बार बार गलती करेगा, तो ये भी नहीं हो सकता। प्रोवाइड एग्जाम्पल हैविंग 1 डिजिट नंबर एंड देन मूव टू 2 डिजिट नंबर। प्रोवाइड एग्जाम्पल्स हैविंग 1 डिजिट, पहले एक संख्या वाले घटाओ फिर 2 डिजिट वाले, तो ये भी कर सकते हैं, लेकिन हमसे पूछा सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो रिविजिटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू टू बिल्ड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ रीग्रुपिंग द नंबर, हमें प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट फिर से उनको दोबारा अच्छी तरीके से बताना होगा। तो हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट 4th हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच अमंग द फॉलोइंग इज आर मोस्ट अप्रोप्रिएट? देखिए फिर इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट पूछा है। फॉर इंट्रोड्यूसिंग द टॉपिक कंपैरिजन ऑफ साइज ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट इन क्लास, हमें जैसे दूसरे कई ऑब्जेक्ट्स के साइज का कंपैरिजन करना है, कौन सा बिग है कौन सा स्मॉल है। ऑब्जर्व डिफरेंट ऑब्जेक्ट एंड कंपेयर, मोस्ट अप्रोप्रिएट हमें चूज करना है। तो देखिए अलग अलग पदार्थों का अवलोकन करो और तुलना करो, ये बात तो सही है। मेजर यूजिंग नॉन स्टैंडर्ड यूनिट एंड कंपेयर, अमानक इकाइयों का प्रयोग के मापो और तुलना करो। अमानक कौन सी? जैसे मानक होते हैं जैसे स्केल से नापना,
टेप से नापना, अमानक जैसे हाथ से नापना, किसी रस्सी या धागे से नापना, उनका प्रयोग करके नापो। तो क्या इसका यूज सही होगा? नहीं। मेजर यूजिंग स्टैंडर्ड यूनिट एंड कंपेयर, एकदम साथ में पूरे ये भी स्टैंडर्ड, ये भी सही नहीं है क्योंकि पूरे हमेशा टाइम कोई स्केल और इंची टेप लेके तो घूमता नहीं रहेगा, तो ये भी सही नहीं है, वो भी प्राइमरी लेवल पे। सुपर इम्पोज द ऑब्जेक्ट एंड कंपेयर, सुपर इम्पोज का मतलब क्या है? दो ऑब्जेक्ट्स को, अलग अलग साइज के ऑब्जेक्ट को लेके देखें, और जैसे अगर वो 2D है तो एक के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट रख के देखें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो ये बात भी हो सकती है। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए एंड डी। ओके, मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या हो जाएगा? ए एंड डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन पे। विच अमंग द फॉलोइंग इज आर करेक्ट? डेवलपमेंट ऑफ मेंटल कंप्यूटेशन स्किल अमंग प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन नीड टू बी एनकरेज्ड। प्राथमिक कक्षा के छात्रों के में मानसिक परिकलन कौशल के विकास को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। प्रोत्साहन तो दिया जाना चाहिए, बात तो सही है। द ओनली वे टू इम्प्रूव मेंटल कंप्यूटेशन स्किल इज थ्रू ड्रिल एंड प्रैक्टिस। जो है क्या है? केवल ड्रिल और अभ्यास के द्वारा मानसिक परिकलन कौशल को सुधारा जा सकता। केवल देखिए, ड्रिल और अभ्यास के द्वारा तो मानसिक किया जाता है, लेकिन केवल सिर्फ उसी से तो ऐसा नहीं है। मेंटल कंप्यूटेशन स्किल एनकरेजेस द यूज ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल स्ट्रेटजी टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। मानसिक परिकलन कौशल प्रश्न को हल करने के लिए औपचारिक और अनौपचारिक रणनीतियों के प्रयोग को प्रोत्साहित करता है। ये बात सही है। हम कभी फॉर्मूले से यूज करके किसी आंसर को निकालते हैं, कभी विदाउट फॉर्मूला कोई यूज करे भी आंसर निकालते हैं। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ए एंड सी। फर्स्ट हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, तो आप लोग को क्लास कैसी लगी? कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं, ज़रूर आंसर दिया जाएगा। जो लोग नए हैं वो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग जल्दी नेक्स्ट क्लास में एक नए क्वेश्चन पेपर के साथ। ओके, गुड बाय।